सो बेटा, आज हम करेंगे कूलम्स लॉ इन केस ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अभी तक हमने किया था कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, और आज हम करेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, यानी कि कूलम्स लॉ को यूज करेंगे इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ इन continuous charge distribution। इन continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेटा, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को continuous हम कब कहते हैं? कि जब बहुत सारा चार्ज जो है वो स्मॉल वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, पड़ा हो, तो उस केस में हम इंडिविजुअल कंपोनेंट को नहीं देख पाते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसका एलिमेंट्री पोर्शन लेके प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं, फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं। सो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम अकेले अकेले चार्ज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जिस तरह से हमने पीछे किया था कि मान लो किसी बॉडी पे चार्ज फैला है, हमने किसके रूप में फैलाया था? इलेक्ट्रॉन्स के रूप में। हमने अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? हम अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है ना। तो फिर नेट चार्ज हम बॉडी पे फाइंड आउट कर लेते थे सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऐड करके, यानी कि Q इज इक्वल टू NE करके। ये जो यूज होता है ये होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, ठीक है ना। मगर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हो तो हम फिर ये ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कोई भी प्रॉपर्टी चार्ज की, ठीक है ना। जिस तरह से आपको मालूम है कि किसी वेसल में बॉल्स पड़ी हों, ऐसे बॉल्स पड़ी हों, और आपको कहा जाए कि सिस्टम का मास पता करो, आप कैसे करोगे? अकेली अकेली बॉल का मास फाइंड आउट करोगे, इस वेसल का मास फाइंड आउट करोगे, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा सिस्टम का, ठीक है। मगर अगर किसी बॉल में मान लो वाटर पड़ा हो, ऐसे वाटर फील्ड हो, तो आपको कहा जाए कि इसका मास फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? क्योंकि वाटर के एटम्स तो हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि ये जो वाटर है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिस्टम का एग्जाम्पल है, और ये जो बॉल्स पड़ी हैं किसी वेसल में, ये डिस्क्रीट सिस्टम का एग्जाम्पल है। सो इस वाटर के केस में हम क्या करेंगे? इसका एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, यानी कि सबसे स्मॉल पोर्शन लेंगे सिस्टम का, जिसे हम चेक कर सकते हैं। तो उसका मास पहले फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल मास फाइंड आउट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेट करने का मतलब होता है कि हम पूरे सिस्टम को ऐसे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अकेले अकेले पोर्शन का मास निकाल के फिर उसे ऐड करते हैं। सो अकेले अकेले का निकालने की बजाय हम क्या करते हैं, एक का मास निकाल लेते हैं और उसे इंटीग्रेट करके टोटल मास फिर फाइंड आउट कर लेंगे सिस्टम का। तो इस तरह से हम अप्रोच करते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम में। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्टिन्यूस सिस्टम है, इसमें भी हम ऐसे ही डील करेंगे। तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम अकेले अकेले कंपोनेंट ऑफ चार्ज को नहीं चेक कर सकते, हम एक एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, उसके कारण प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे। चलो फिर प्रोसीड करते हैं। सो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा तीन तरह का होता है। सो पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पहले बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा? जब चार्ज कंटिन्यूसली किसी लाइन पे या कर्व पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, जैसे मान लो ये लाइन है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूसली, या फिर किसी कर्व पे डिस्ट्रीब्यूट है कॉन्टिन्यूसली, तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। यहाँ पे हम अकेले अकेले चार्ज को फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके कारण प्रॉपर्टी को फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि अकेले अकेले चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे, उसके कारण प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। ऐसे अप्रोच करेंगे। तो करते हैं।
तो मान लेते हैं कि जैसे मान लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जैसे हमने हर आर्टिकल में करते ही हैं। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है ना, चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह का है, लीनियर, कॉन्टिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा ऐसे है कि ये तो आपको मालूम ही है कि किसी पॉइंट पे फोर्स पता करनी हो किसी सोर्स चार्ज के कारण, तो उस पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, एक टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। तो मान लो हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो रखा है वो कितना रखा है, Q0 रखा है, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कितना है, वो हम मान लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R0 वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर। और अब क्या करेंगे, अब इस पूरे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है ना, अकेले अकेले चार्ज को तो देख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया था इसका एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करेंगे। ये देखो मैंने इसका एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया, जो सबसे छोटा पोर्शन इसका हम कर सकते हैं, उसकी लेंथ कितनी ले ली, dl ले ली। और ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर हम r वेक्टर ले लेते हैं। सो इस एलिमेंट्री चार्ज पोर्शन करके p पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, मैं पहले वो फाइंड आउट करूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितनी फोर्स लगती है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो जैसे आपको मालूम ही है कि कूलम्स लॉ हम यहाँ पे यूज करेंगे, और कूलम लॉ क्या होता है, फोर्स का फार्मूला क्या हम यूज करते हैं कूलम लॉ में, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर यूज करते हैं। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। अब यहाँ पे देखो हमें एक चार्ज तो मालूम है जो टेस्ट चार्ज है जिसपे फोर्स लग रही है, जो लगा रहा है फोर्स यानी कि ये एलिमेंट्री पोर्शन, इस पे कितना चार्ज है ये हमें नहीं मालूम। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो बेटा आपने पिछले साल +1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आर्टिकल्स क्वेश्चंस किए थे, उसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लो एक रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमने किसी एक्सेस के अराउंड जो उसके सेंटर से पास करता है, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये रॉड जो है इसकी लेंथ L है और मास इसका टोटल कितना है, कैपिटल M है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, मास पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट करते हैं, और कितना आता है M/L। और ये मास पर यूनिट लेंथ जो होता है इसे क्या बोल देते हैं हम, इसे हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है ना। इस लीनियर मास डेंसिटी का क्या यूज होता है, इसका ये यूज होता है कि जो भी हम एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करते हैं उसका मास फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो मैंने ये एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया जिसकी लेंथ dx है, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास हम क्या करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी सॉरी इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, तो ये इसका क्या आ जाता है, मास आ जाता है, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे ही, सॉरी वो ऊपर को स्क्रॉल हो गया। सो ऐसे ही हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे सेम, ये थी लीनियर मास डेंसिटी, ये क्या आ जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी किसके इक्वल थी, टोटल मास ओवर लेंथ ऑफ द रॉड, तो ये आ जाएगी टोटल चार्ज ओवर लेंथ ऑफ द कर्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं लैम्डा से। तो ये किसके इक्वल होती है, ये होती है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ था ना, यहाँ पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, इसे हम क्या बोल लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो इसका फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, ये बन गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ of the curve, length of the curve over which charge is distributed। सो ये बन गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज कितना चार्ज फैला हुआ है पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे,
ठीक है ना, ओवर लेंथ ऑफ दिस कर्व, टोटल लेंथ ऑफ दिस कर्व, ये क्या बन जाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी थी, इसका क्या यूज था कि कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन है उसका मास फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। इसी तरह से जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इसका हम यूज करेंगे किसी भी एलिमेंट्री पोर्शन के ऊपर चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मिल गई है, तो इस पे चार्ज क्या होगा वो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट्री पोर्शन, क्या आ जाएगा, डी क्यू, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल होगा, किसके इक्वल होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू क्या होगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, ये डीएल हो गया। जैसे मैंने बेटा यहाँ पे बताया था, क्या बताया था कि लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। अब हमें चार्ज मिल गया कि इस एलिमेंट्री पोर्शन पे कितना चार्ज है, तो अब हम कूलम्स लॉ लगा के पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पी ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन इज, ड्यू टू एलिमेंट्री पोर्शन इज कितनी आएगी, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन करके फोर्स भी स्मॉल होगी, तो वो लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं सीधा ही फार्मूला यूज करूंगा। तो टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट, ठीक है ना, और सोर्स चार्ज कितना है, डी क्यू ओवर। तो क्या फार्मूला मैंने आपको लगाया, लिखवाया था नीचे लिखने के लिए, जैसे इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हमने लिखना हो कूलम फोर्स का फार्मूला, तो क्या लिखाया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। अब यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन चार्ज कौन सा है, क्यू नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर नॉट वेक्टर, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज यानी आर नॉट वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है, डायग्राम को देखो, डीएल, डीएल के ऊपर जो चार्ज है ये सोर्स चार्ज है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, इसका क्यूब, और साथ में आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर आ गया, ये लिख लिया हमने कूलम्स लॉ। अब इसमें देखो डी क्यू की वैल्यू भरो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डी क्यू की क्या वैल्यू होती है, लैम्डा डी एल ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ये आ गया। अब देखो ये तो आ गया एलिमेंट्री पोर्शन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो टोटल चार्ज करके नेट फोर्स कितनी होगी, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो नेट फोर्स कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट पी ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इज सारे चार्ज करके कितनी होगी, होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दें, ओ सॉरी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखना है, सॉरी, तो इसे रब कर लेते हैं, ये मैंने साफ कर लिया। अब इसको ठीक कर लेते हैं, फोर्स लिख लेते हैं। सो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दिया मैंने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये ऊपर वाले रिलेशन को, तो ये बन जाएगा क्यू नॉट लैम्डा डी एल ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से, तो अंदर क्या रह जाएगा, लैम्डा डी एल ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो ये बेटा रिलेशन बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है, अभी मैंने किया था कॉन्टिन्यूस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड वन क्या आता है, कॉन्टिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूस, ये भी सेम इसी तरह से है, थोड़ा सा फर्क है, कॉन्टिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो
अगर आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ लग गई तो ये भी सेम ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर अ लाइन और कर्व। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ऑन ए सरफेस देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने कंसीडर कर लिया, इसमें ये एक कोई सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कंटिन्यूअसली, इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके कारण पी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर नोट ले लिया और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, जैसे ऊपर वाले आर्टिकल में मैंने रखा था। यहाँ पे भी सेम करेंगे, इसका एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करेंगे। अब ऊपर एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर किया था, उसकी लेंथ लिखी थी, तो इसका क्या लेंगे, एरिया लेंगे। तो एरिया मैंने कितना ले लिया, ds ले लिया। और ये जो एलिमेंट्री पोर्शन है इसका पोजीशन वेक्टर कितना लिया, r वेक्टर लिया है, ठीक है ना। सो सेम उसी तरह से हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। जैसे पीछे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी की थी, यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। उसे हम क्या कैसे लिखेंगे, सिग्मा से लिखेंगे, ठीक है ना। तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये डिफाइन करेंगे यहाँ पे न्यू क्वांटिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो इसका डेफिनेशन भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो क्या फार्मूला होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, क्या था, लेंथ थी वहां पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ओवर विच, एरिया ओवर विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना। तो ये बन गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसका यूज भी हम करेंगे इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज फाइंड आउट करने के लिए। तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इसका एरिया, सिग्मा इनटू ds, ये आ जाएगा चार्ज इस एलिमेंट्री पोर्शन पे। अब इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर लो, जैसे पीछे की थी। तो इस एलिमेंट्री पोर्शन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, वही कूलम लॉ लगा दो, 1/4πε0 टेस्ट चार्ज इनटू सोर्स चार्ज ओवर पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन चार्ज माइनस सोर्स चार्ज क्यूब इनटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है ना। सो यही मैंने सेम पीछे वाला लिख दिया। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू भर देंगे जैसे पीछे हमने भरी थी। क्या आ जाएगा, क्यू नॉट सिग्मा डी एस ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर आ गया, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, सारे सरफेस के कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू नॉट ओवर 4πε0 जो है ये कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखेंगे, सिग्मा डी एस ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। यहाँ पे देखो एक चीज की डिफरेंस है, यानी मैं यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन के डबल साइन डाले हैं। डबल साइन इसलिए डाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे एरिया को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एरिया किसके इक्वल होता है, आपको मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों लेंथ होती हैं। तो दोनों के लिए एक एक इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर आपने डबल इंटीग्रेशन नहीं यूज करना तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू नॉट ओवर 4πε0, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन डाल के नीचे एस लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। बाकी सारा रिलेशन जो है वो ऐसे ही हम लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ नीचे एस नहीं डालेंगे तो इसका मतलब होगा कि लाइन इंटीग्रल है, वो गलत हो जाएगा। तो या तो आप डबल इंटीग्रेशन डालो तो नीचे एस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सिंगल डालना है तो नीचे एस लिखना जरूरी होगा। तो ये था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड और लास्ट आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सेम है इसी की तरह, ठीक है ना। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो डेफिनेशन इसकी वही है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली ओवर अ वॉल्यूम देन सच a चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कंटिन्यूअस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही जैसे पीछे हमने किया था, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर लेते हैं, उसमें एक वॉल्यूम ले लेते हैं, ये मैंने वॉल्यूम ले लिया, ठीक है ना। तो उस पर कंटिन्यूसली ये ऐसे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है ना, जिसपे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करनी है, जैसे हर आर्टिकल में हमने ऊपर किया है। तो क्या करेंगे, इसका भी एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे। इसका एलिमेंट्री पोर्शन बेटा क्या होगा, एक वॉल्यूम एलिमेंट होगा, ठीक है ना, ये मैंने क्यूब सा बना लिया है। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, डीवी होगा, ठीक है ना।
सो ऐसा मैंने ऐसे करके एक क्यूब बनाया है, ये क्यूब काटा है जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, ऐसा क्यूब इसमें से मैंने काटा है ऐसे, ये काट लिया। तो उसका वॉल्यूम कितना लिया, डीवी, और उस एलिमेंट्री पोर्शन का हमने पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट्री पोर्शन पे चार्ज फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, जैसे मैंने हमने किया ही है। तो उसके लिए एक न्यू क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पहले की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर की थी सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका जो सिंबल रो होता है, रो। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम है, क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना चार्ज होगा फिर इस एलिमेंट्री पोर्शन पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम, जैसे हमने ऊपर किया था, पहले किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, फिर किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, अब यहाँ पे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम, ये चार्ज आ गया उस पर। अब चार्ज आ गया तो फिर फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी इस एलिमेंट्री पोर्शन करके। ये आ गया 1/4πε0, ये टेस्ट चार्ज का चार्ज, ये सोर्स चार्ज का चार्ज, उसका पोजीशन वेक्टर टेस्ट चार्ज का माइनस और सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। यहाँ पे क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू भर देंगे जैसे हमने पीछे भरी थी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4πε0 क्यू नॉट, सॉरी सिग्मा नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, रो आनी थी, रो लिख लो, रो डीवी ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम बेटा 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, क्यू नॉट ओवर 4πε0 कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकाल लेंगे। 3 बार क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रल है। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है आपको मालूम ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हर लेंथ के लिए एक एक इंटीग्रेशन। तो ये किसके इक्वल आ गया, क्यू नॉट रो डी वी ओवर आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपने ये 3 बार इंटीग्रेशन का साइन नहीं डालना, आप एक बार भी डाल सकते हो, तब कैसे लिखना पड़ेगा, क्यू नॉट ओवर 4πε0, एक इंटीग्रेशन का साइन डाल के नीचे वी डालना पड़ेगा। और सॉरी यहाँ पे देखो हमने क्यू नोट बाहर निकाल लिया था, तो यहाँ पे क्यू नोट नहीं आएगा, ठीक है ना। ये क्यू नोट कहाँ पे चला गया, बाहर निकाल लिया था, यहाँ पे अकेला क्या रह जाएगा, रो डी वी रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। सो इस तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर का, कूलम्स लॉ चैप्टर का आखिरी आर्टिकल रह गया है। आखिरी आर्टिकल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम यूज करते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। यानी कि मान लो कहीं पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, और उसके अराउंड बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं, मान लो Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, Q3 पड़ा है, Q4 पड़ा है, सो ऑन, Qn पड़ा है, ठीक है ना। इन सारे चार्जेस करके P पॉइंट पे कितना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो हमने लिखनी है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है कि नेट फोर्स एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है ना, उसके इक्वल होती है कि अकेला अकेला चार्ज कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है P पॉइंट पे, उनके सारे के सम के बराबर होगी। यहाँ पे हम ये चीज लेके चलते हैं कि जो चार्ज अकेला अकेला यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो फोर्सेस एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती। सो नेट फोर्स P पॉइंट पे कितनी होगी कि Q1 चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, प्लस Q2 चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, प्लस Q3 चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, प्लस ऑन, ठीक है ना। अगर आपने F1 वेक्टर का फार्मूला लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1/4πε0। हाँ जी, यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या होगा, Q1, टेस्ट चार्ज क्या होगा, P पॉइंट पे जो पड़ा है Q0 ओवर, नीचे क्या लिखते हैं हम, ऑब्जर्वेशन चार्ज का पोजीशन वेक्टर, यानी कि मान लेते हैं P का पोजीशन वेक्टर क्या है, R0 वेक्टर, Q1 का क्या है, R1 वेक्टर, Q2 का क्या है, R2 वेक्टर, सो ऑन। इसी तरह से Q4 का R4 है, Q3 का R3 है, ऐसे लिख देते हैं।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर नॉट वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर का क्यूब, साथ में आर नॉट वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। फिर क्या आ जाएगा, फिर सेकंड के लिए लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, क्यू टू क्यू नॉट ओवर आर नॉट वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर का क्यूब इंटू आर नॉट वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, सो ऑन इसी तरह से हम लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बन जाता है। तो इस तरह से हमारा फिर ये कूलम्स लॉ का जो फर्स्ट चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।